हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हरीश फिजिक्स एकेडमी। हम ये चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, जिसमें हमारा ये चौथा लेक्चर है। हमने इस चैप्टर में से पहले 3 लेक्चर्स किए हैं। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉलिंग बॉडी का। तो हमने जैसा कि लेक्चर नंबर 2 में ही इक्वेशन ऑफ मोशन हमने सीखा है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन सीखा था ना चैप्टर नंबर 2 में। तो आज हम यहाँ सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉलिंग बॉडी का। ठीक, तो जैसा कि हमने देखा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वो कम्प्लीटली किस पर डिपेंड था, मास पर डिपेंड था। हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो किस पर डिपेंड था, कम्प्लीटली मास पर डिपेंड था। अब यहाँ पे हमारा मास चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो चाहे होलो हो, वो ये चाहे जो भी उसका हो शेप, वो मास का चाहे जिस भी कंडीशन में हो, लेकिन जो उसका फॉल हो रहा है, जो नीचे गिर रहा है, उसका जो उसका रेट है सेम रेट है। वो उसका शेप साइज कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन जो उसका गिरने का रेट है वो सेम है। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी फॉल हो रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड हो रहा है। वो क्या हमारा बॉडी हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में हो रहा है। ये 2 चीज़ें हो गई हैं। पहला तो क्या हो गया है, एक सेम रेट है, दूसरा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी हो गया। ठीक है, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, इसी को हम बेस मान के आगे करेंगे। तो अभी हमारा यहाँ क्या है कि जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है वो क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। और दूसरा क्या है, हमारा सेम रेट है। तो अभी ये देखते हुए हमारे मन में ये क्या आता है, कैसे उस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम फ्री फॉलिंग बॉडी में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। उसके बाद हम कैसे ये फॉलिंग बॉडी को उसमें हम लिख सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था, इसको पहला इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो पहला हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, तो था v = ut + at। ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था। दूसरा हमारा मोशन क्या था, तो हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s = ut + हाफ at²। 80 है, हाफ at²। ये दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन था ये। अब तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारा, v² = u² + 2as। ठीक है, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन था। अभी क्या बोल रहा है वहाँ पे कि जो एक्सीलरेशन वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। तो अभी जो एक्सीलरेशन हमारा था, एक्सीलरेशन ये वो यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन ए था। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा g हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा g एक्सीलरेशन का। तो हमारा जो डिस्टेंस था ना, जो बॉडी फ्री फॉल हो रहा है वहाँ पे डिस्टेंस जो था वो हमारा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया यस, ये डिस्टेंस यस हो गया, एक्सीलरेशन स्मॉल जी हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा क्या है, सरफेस है, यहाँ पे हमारा बॉडी है। यहाँ से अगर इसको हम नीचे यहाँ फ्री फॉल होता है यहाँ पे ये, तो ये कुछ हाइट से होगा ना, कुछ ये जो फ्री फॉल हमारा होगा वो कुछ हाइट से होगा। तो एच क्या हो जाता है, हाइट क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे एच हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें हो गई, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस और हाइट। ठीक है, अभी इन्हीं चीज़ों को क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहला इक्वेशन की, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, v = u +, अब एक्सीलरेशन क्या था हमारा, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो गया, g हो गया, ये gt हो गया। इक्वेशन 1 हो गया हमारा। तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, s = यहाँ क्या है, ut है, ut + ये क्या है, हाफ a है ना, a को हमारा क्या है, स्मॉल g, तो हो जाएगा हमारा g और ये हो जाएगा t²। तो हो जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन। अब बात करते तीसरे इक्वेशन की। यहाँ v² है। ठीक है, v², तो यहाँ क्या है, u² है। अब यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा 2। अब a क्या है हमारा, यहाँ g है, यहाँ स्मॉल g है। ठीक है, यस क्या हमारा था, डिस्टेंस, हमारा एच क्या था, हाइट हो गया ना भाई, यहाँ पे हाइट कि कितने ऊंचाई से हम ये हमारा ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, तो हो जाएगा हमारा h। ठीक है, ये होगा हमारा 3 इक्वेशन।
ये क्या था पहला, ये कैसा था, हमारा जब बॉडी था ऊपर था, ऊपर से हमने छोड़ा ये नीचे आया, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा ये इक्वेशन बना, इक्वेशन ऑफ मोशंस। अगर हम वही उल्टा करते हैं, अपना ये मार्कर को हम ऊपर उठा के फेंकते हैं, तो अगर ऊपर उठा के फेंकेंगे तो वो टाइम कौन सा इक्वेशन बनेगा वो हम देखते हैं। तो वो टाइम जो हमारा जी हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स जा रहा है ना, क्योंकि या ऊपर से यहाँ नीचे आने में तो जी हो रहा था, जब इसको हम रिवर्स ऊपर फेंकेंगे तो हो जाएगा माइनस जी। तो उस कंडीशन में हमारा ये बन जाएगा इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस तो इस कंडीशन हमारा इक्वेशन बनेगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा यस यू टी माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब वी स्क्वायर ये हो जाएगा यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -2 जी एच, ठीक है। ये हमारा 3 इक्वेशन बन जाएंगे, ये 3 इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया जब हमारा बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगा, ये हमारा हो जाएगा जब हमारे बॉडी नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये बनता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी का, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ तो और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा जो फ्री फॉलिंग बॉडी है, मान लीजिए हमारा ये मार्कर है, ठीक है, मुझे यहाँ से इसको नीचे छोड़ना है, नीचे से छोड़ना है, फ्री फॉल कराना है, तो अभी जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, हमारा 0 रहेगा, ठीक है। जहाँ टाइम 0 है तो वहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा। उसके बाद जब इसको हम छोड़ेंगे कुछ वेलोसिटी आएगी, कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे हो जाएगा जो भी बढ़ेगा। तो लेकिन जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये हो गया इसका कंडीशन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसी मार्कर को अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ, ठीक है, यहाँ अगर मैंने ऊपर फेंका तो जब यहाँ से मैं कुछ फोर्स लगा के कुछ जब ऊपर फेंकूँगा तो ठीक है, उसमें कुछ वेलोसिटी आएगी, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ से उड़ के जाएगा, यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे उसकी पहले क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो जब यहाँ से मारकर हम फेंकेंगे ऊपर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जाएगा, फिर एक पर्टिकुलर टाइम बाद क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा अगला कंडीशन। तो इस लेक्चर में हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो ये जो वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक। तो जो हमारा पहला किस पर डिपेंड करता है, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, ये पहला हो गया, इस पर डिपेंड करता है। मतलब अगर हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो किस पर डिपेंड करता है, पहला है शेप ऑफ अर्थ, हमारा अर्थ का शेप कैसे है वो हम देखते हैं, कैसे उस पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए हमारा एक गोलाकार ऐसा है, ये अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ हमारा ये सेंटर हो गया, तो ये क्या हो जाता है हमारा आर, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, ये पूरा कर देंगे, यहाँ से आते डायमीटर होता है, यहाँ से यहाँ आर होता है, और ये क्या हो जाता है हमारा हाइट है, यहाँ पे हमारा क्या है, बॉडी है, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी है, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ हाइट हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आर हो जाएगा, ये हो गया हमारा। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया, यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया, आर हो गया, यहाँ पे ये सेंटर हो गया। तो अगर इसको हम ये टोटल मानेंगे तो यहाँ से जो है यहाँ पे ना, ये यहाँ से ये अगर टोटल हम मानते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये और ये क्या हो जाता है, ये कैपिटल आर और प्लस एच हो जाता है, ये टोटल हो जाता है हमारा। तो जो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस क्या है हमारा, G इज इक्वल टू कैपिटल G M, और ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब है, जब हम अर्थ की सरफेस की बात करते हैं, उस टाइम में इक्वेशन ये होता है हमारा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें आप ध्यान देखेंगे, इसमें जो G है और M क्या है, कांस्टेंट है। ये कैसा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये हमारा मास है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट। तो वेयर क्या है, यहाँ पे क्या है, G M क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे G और M कांस्टेंट है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा,
जी इज इक्वल टू, ठीक है। तो अभी ये इसी इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, जी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। इसमें r क्या है, हमारा रेडियस है। तो हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारा रेडियस पर भी डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है तो उस पर भी डिपेंड करता है। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है, ये पता चल गया। अभी जैसा कि ये जो r है, ये जो हमारा r है, तो जैसा कि r तो ऐसा है नहीं पूरा एकदम सर्कुलर, मतलब सर्कल है, एकदम गोलाकार है। मतलब जो रेडियस यहाँ रहेगा, जो रेडियस इसका रहेगा, जो रेडियस रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सबके रेडियस तो सेम होने वाला नहीं है। अगर हमारा अर्थ परफेक्टली स्पेरिकल होता है तो उसका जो रेडियस चाहे जो भी होता है, रेडियस जो होता है वो सेम रहने वाला है था। r1 r2 जो भी होता है वो रेडियस क्या होता है, सेम रहता है। तो हमारा ये जो रहता है कि जो भी वैल्यू आता है जी का सेम ही आता है। लेकिन हमारा अर्थ क्या है, स्पेरिकल परफेक्टली नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा r है रेडियस चेंज होता है। क्या होता है, हमारा रेडियस चेंज होता है। तो अगर यहाँ पर जब अर्थ स्पेरिकल नहीं है तो उसका मतलब रेडियस भी कम ज़्यादा रहेगा। जब रेडियस कम ज़्यादा है तो ये जी की वैल्यू भी क्या होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू बोलते हैं चेंज होता रहता है। अर्थ टू अर्थ, प्लेस टू प्लेस में क्या होता है, चेंज हो रहता है हमारे जी की वैल्यू, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर है, रेडियस ऑफ अर्थ है, r² है। तो ये हमने पहला देख लिया इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। अभी इसे हमने यहाँ बताया कि भाई शेप का, अर्थ का शेप कैसे चेंज होता है, तो उसी सब हमारा ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी भी चेंज हो जाता है। इससे हमें पता चलता है इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, मतलब कैसे अर्थ का शेप है उसकी वजह से कैसे हमारा स्मॉल जी पर इफेक्ट करता है, कैसे उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो हमने इस इक्वेशन से देख लिया, इस पॉइंट से देखा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। जब हम एल्टीट्यूड चेंज करते हैं तो कैसे स्मॉल जी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं दूसरा लिख लेता हूँ, ये पहला हो गया। तो हमारा ये अर्थ हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, अर्थ का सरफेस है। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम एक माउंटेन पे चढ़ जाते हैं जिसकी हमारी हाइट h है अर्थ के सरफेस से, ठीक है। अगर हम अपने अर्थ के सरफेस से एक माउंटेन पे चढ़ गए जिसकी हाइट h है, ठीक है, ये है हाइट कितना h है, तो उस टाइम क्या होगा, हमारा जो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज हो जाएगा, हम ये तब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ये जी एच बाई जी है ना, GH बाई जी, तो ये हो जाएगा r² r प्लस h², ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा जिसमें हमारा GH क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये है क्या हमारा GH। अब इसमें हमारा r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, h क्या है, हमारा हाइट है, क्या हम कितना हाइट पे गए। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। अब जो हमारा जो तीसरा आता है, हमारा जो तीसरा आता है इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ के शेप पे हिसाब से भी जी की वैल्यू चेंज होती है। और दूसरा हमारा देखा एल्टीट्यूड चेंज करते हैं तो भी वैल्यू चेंज होती है। अब तीसरा था इफेक्ट ऑफ डेप्थ, मतलब जैसे अर्थ है, अगर अर्थ की हम गहराई में जाते हैं, तो कोई टनलिंग है या कोल की खदान है, अगर उसमें हम अंदर जाते हैं उस टाइम हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस से हम यहाँ से अंदर आए, कितना आए, जो हमारा x आए, ठीक है। तो हम अर्थ के सरफेस से जो अंदर डेप्थ में कितना गए, x डेप्थ में गए हमारा, तो हमारा जो डेप्थ हो जाएगा वो हो जाएगा x होगा। तो अभी यहाँ g की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि मास ऑफ अट्रैक्शन अर्थ, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि मास ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो अभी अगर बॉडी अट्रैक्ट होगा
तो किसकी वजह से होगा कि आर एक्स की वजह से क्या होगा, बॉडी अट्रैक्ट होगा, हमारा बॉडी अट्रैक्ट होगा। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा क्या बनेगा, जी एच जी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आर। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा था, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो 3 चीज़ों की वजह से हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है। जैसा कि इसी चैप्टर में हमारा जो पहला लेक्चर था, जिसमें हमने देखा था कि भाई रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी स्मॉल जी, मतलब स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है। तो जिसमें हमने वहाँ देखा था कि जो ये स्मॉल जी की वैल्यू क्या होता है, चेंज रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, वहाँ हमने देखा था, बट हमने वहाँ ये नहीं देखा था क्यों चेंज होता रहता है। तो आज हमने यहाँ पे देखा कि भाई वो स्मॉल जी की वैल्यू कैसा चेंज होता है, क्यों चेंज होती है, वो ये 3 रीज़न है उसका। ठीक है, पहला क्या है हमारा कि अर्थ का शेप है, कि अर्थ का शेप हमारा क्या है, एकदम स्पेरिकल नहीं है। अर्थ का शेप क्या है, इसमें स्पेरिकल नहीं, थोड़ा फ्लैट है, तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, रेडियस चेंज होता है। तो अगर रेडियस चेंज होता है तो हमारा ये जी भी चेंज हो जाता है। फिर हमने दूसरा देखा इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। अगर हम एल्टीट्यूड चेंज करते हैं तो भी उसका जी का वैल्यू चेंज होता है। अभी जैसे हमने यहाँ देखा, अगर हम अर्थ के सरफेस से हाइट कुछ जा रहे हैं तो भी हमारा क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है। अब तीसरा हमने देखा इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अगर हम अर्थ के अंदर जाए, टनलिंग करके जाए, या किसी कोल की खदान में जाए, उस टाइम हमारा जो होता है जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये 3 कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वेरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने आज के लेक्चर में 2 चीज़ सीखा। एक तो सीखा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी का, जिसमें हमने देखा कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम वो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फ्री फॉलिंग बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अब उसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन डिराइव किया, उसके कंसेप्ट को समझ के लिया। ठीक है, तो ये हो हमने सीखा, तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमने देखा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है, क्या वजह, क्या रीज़न है, वो हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ, भूलिएगा मत,